कृषि दर्शन की प्रातःकालीन सभा के सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए अंक में। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में हम आप तक वो ढेर सारी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां समय समय पर पहुंचाते हैं जिनकी आपको दिन प्रतिदिन आवश्यकता होती है, और आप उन जानकारियों का खजाना भरपूर इस्तेमाल करते हैं उत्पादन के लिए, नई नई तकनीकों को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अधिक से अधिक मुनाफा ले सकें। और आज है शुक्रवार, और शुक्रवार का इंतज़ार हम सबको होता है, और हमें इंतज़ार होता है आपके द्वारा भेजे गए ढेर सारे पत्रों और ईमेल्स का। तो भाई, आपके द्वारा भेजे गए पत्रों में ढेर सारे प्रश्नों का जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ ये सब सवालों के जवाब देंगे हमारे कृषि वैज्ञानिक। लेकिन अब वक्त हो गया है कि कृषि जगत की ढेर सारी जानकारियां लेने का, और वो जानकारी आप तक पहुंचती है खबरें खेती के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। कोल्ड चेन की श्रृंखला विस्तार के लिए 725 करोड़ रुपए स्वीकृत। दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए से 275 रुपए की बढ़ोतरी। केंद्र सरकार खाद्य पदार्थों की बर्बादी रोकने के लिए नए कोल्ड चेन के प्रयासों को मंजूरी प्रदान कर इनकी संख्या में इजाफा कर रही है। हाल ही में 725 करोड़ रुपए स्वीकृत कर नए कोल्ड चेन की श्रृंखला बढ़ाई जा रही है। भारत में खाद्य पदार्थों का समुचित रखरखाव न होने के कारण काफी खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर ने इस बारे में 725 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर देश में 30 नई कोल्ड चेन के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। इससे 1.12 लाख टन कोल्ड स्टोरेज और 11.10 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का स्टोर किया जा सकेगा। श्री कौर ने कहा कि अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं के कारण जल्द खराब होने वाली चीजों की बर्बादी को रोकने के लिए मंत्रालय आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर त्वरित एवं कारगर बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिससे इनकी बर्बादी को रोका जा सके। इस दिशा में सरकार ने कोल्ड चेन व मेगा फूड पार्कों के प्रस्तावों को तेजी से बढ़ाने का फैसला किया है। श्रीमती कौर ने कहा कि देश में 56 कोल्ड चेन तैयार हो चुके हैं और 52 तैयार होने के करीब हैं। इन एकीकृत कोल्ड चेनों के समय से पूरा हो जाने से न केवल संबंधित राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, बल्कि महंगाई पर भी नियंत्रण लगेगा। केंद्र सरकार ने दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015-16 की खरीद के लिए दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए से 275 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने दालों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2015-16 की खरीद के लिए दालों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए से 275 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार दालों के बढ़ते दामों व बढ़ते आयात को लेकर चिंतित है। इस पर नियंत्रण पाने व किसानों को दालों के उत्पादन के प्रति प्रेरित करने के लिए केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 275 रुपए व मूंग के दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। ये निर्णय वर्ष 2015-16 के खरीफ सीजन की खरीद पर लागू होगा। खरीफ सीजन 2015-16 में उड़द और अरहर की दाल की खरीद 4,625 व मूंग की दाल की खरीद 4,850 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसी तरह खरीफ सीजन की प्रमुख फसल धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,410 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने फसल बीमा पोर्टल एवं किसानों को प्रतिकूल मौसम की जानकारी एसएमएस द्वारा देने के लिए तत्कालिक पूर्वानुमान नाउकास्ट सेवा का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। ये राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत कृषि में मिशन मोड पर हमने कई परियोजनाएं शुरू की है, जिसके माध्यम से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है उसके जरिए कृषि का जो जानकारी है किसानों तक ठीक से पहुँचे। और इसी दृष्टि से आज एक नई वेबसाइट फसल बीमा पोर्टल एवं मौसम चेतावनी सेवा नाउकास्ट हम आज लॉन्च कर रहे हैं। किसानों के लिए फसल बीमा पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किस तहसील में, किस ब्लॉक में, किस इलाके में किन किन फसलों का बीमा हो सकता है, उसकी पद्धति क्या है, प्रीमियम कितना देना है, इसकी जानकारी, चूँकि बीमा की जानकारी किसानों तक अभी पहुंची नहीं है, तो इसके माध्यम से किसानों का एक बहुत बड़ा लाभ होगा। और दूसरा जो है वो है कि किसानों को प्रतिकूल मौसम की जानकारी एसएमएस के द्वारा तत्कालिक उनको पूर्वानुमान मिल जाए। और इसके लिए देश के अंदर जो 17 डोपलर राडार स्थापित है और 146 मौसम केंद्र, तो 146 जो मौसम केंद्र हैं उसके 50 किलोमीटर की जानकारी 3 घंटा पहले उसके माध्यम से जो आईएमडी रिलीज करता है वो 3 घंटा पूर्व में किसान को प्राप्त हो जाए। अब इस अल्प अवधि में वो जितना प्रिकॉशन ले सकता है इसका लाभ उसे प्राप्त होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण संदर्भ में आज हम इस वेबसाइट को लॉन्चिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाभ देश के सुदूर गांव में रहने वाले किसानों को प्राप्त होगा। मौसम में अब लगातार बदलाव आ रहा है। ऐसे में फसलों की देखभाल बेहद जरूरी है। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार असम, मेघालय के इलाकों में तेज बरसात होने की संभावना है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र, गुजरात, कोंकण एवं गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु व केरल में भी तेज बरसात होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी बरसात होने की संभावना है। केंद्रीय क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के इलाकों के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आने की उम्मीद है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब कमोडिटी और बाजार से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। वायदा बाजार में कीमतों में तेजी आने की संभावना है। इसके पीछे कारण ये है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अन्य दलहन उत्पादक क्षेत्रों में उत्पादन कम होने और मांग बढ़ने से दालों की कीमतें बढ़ रही हैं। इसके विपरीत तिलहन के वायदा और हाजिर भावों में कमी का रुख आगे भी जारी रह सकता है। घरेलू बाजार में दशहरी आम और केले की आपूर्ति बढ़ने से इसके दामों में कमी आ रही है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आपके इस कार्यक्रम का और देखते हैं आपके द्वारा भेजे गए सवालों के जवाब जानते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक से। चलिए, ये रहा आपका कार्यक्रम, आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल। ये हमें भेजा है श्री सरोज कुमार नायक जी, श्रीमती माधवी नायक जी। ये लिखते हैं कटंकपाली गांव कटंकपाली से और थाना है बरैकेला, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। ये कहते हैं कि समस्त कृषि दर्शन दर्शकों एवं आप सभी दूरदर्शन परिवार को हमारा नमस्कार। आपको भी हमारा नमस्कार। और सवाल ये है कि हमने एकड़ गन्ना फसल लगाया हुआ है और गन्ने की काटने की मशीन हम ख़रीदना चाहते हैं, उसकी लागत क्या होगी, कितने की मिलेगी, इसके बारे में हमें थोड़ा सा राह बताइए कि क्या करना है। और दूसरी एक और सवाल इनका ये है कि ग्रीष्मकालीन खेतों की जो गहरी जुताई है उसके कितने फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में। तो चलिए, आपके सवाल का भी जवाब जानते हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ से। श्रीमान नायक बंधुओं, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारे देश में गन्ने की यांत्रिक कटाई के लिए मशीन का विकास किया गया है और ये जो मशीन है व्यावसायिक तौर पे एक प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है जॉन डियर, जो ट्रैक्टर का निर्माण करती है। इसी कंपनी ने हमारे देश में गन्ना काटने की मशीन का भी विकास किया है। लेकिन जो मशीन है, ये जिस प्रकार से हमारे गेहूं धान काटने वाली मशीन है उसी प्रकार की ये कंबाइन के आकार की होती है, यानी कि इसका आकार बहुत बड़ा होता है। बड़ा होना और उसके यांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए जब मशीन का विकास किया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी लागत अधिक हो जाती है और इसकी जो औसत जो लागत है वो 18 से 20 लाख प्रति मशीन है। और आप इसको जो है जॉन डियर जो कंपनी है उससे संपर्क करके इस मशीन के को ख़रीदने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। लेकिन इस मशीन को अगर आप छोटे या मझोले आकार के किसान हैं तो आपके लिए इतनी उपयोगी नहीं होगी। अगर आप एक किसानों का समूह निर्माण कर लें, अगर आप गन्ना उत्पादक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उस मशीन को आप कस्टम हायरिंग बेसिस पे दूसरे किसानों को भी उपलब्ध करा सकते हैं। इस प्रकार से ये जो गन्ना काटने वाली मशीन है आपको एक रोजगार के अवसर भी प्रदान करेगी और किसानों को गन्ने की कटाई करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इसलिए नायक बंधुओं, आप जॉन डियर कंपनी से इसके बारे में संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से गर्मी के मौसम में खाली खेतों की गहरी जुताई एक लाभकारी आयाम है। जब आप गर्मी के मौसम में अपने खाली खेतों की गहरी जुताई करते हैं, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक आप खेत की जुताई कर देते हैं मिट्टी पलटने वाले हल से, तो आपके ज़मीन में जो तरह तरह के कीट उपलब्ध हैं या उनके अंडे हैं या जो बीमारी फैलाने वाले रोगजनक हैं, जो ज़मीन जनित बीमारियां जिनको सोयल बोर्न डिजीज़ बोलते हैं, जैसे राइजेक्टोनिया है, विल्ट है, आदि को रोकने के लिए आप ये कारगर हो सकता है गर्मी में गहरी जुताई। इसके साथ साथ जो खरपतवारों के बीज हैं जो ज़मीन में विभिन्न स्तरों पे रहते हैं, उनको भी गर्मी में गहरी जुताई करने से ज़मीन की ऊपरी सतह पर लाया जा सकता है और इस प्रकार से जो खरपतवार के बीज हैं उनको भी काफ़ी हद तक अगली फसल के बुआई के समय उनको कम किया जा सकता है। इसलिए गर्मी में गहरी जुताई करना एक बहुत ही फ़ायदे का काम है। अगर आपके पास खाली खेत हैं, निश्चित रूप से आप गहरी जुताई करके अपने खेत को तपाएं। इससे आपके खेत में खरपतवारों की संख्या में कमी आएगी और खेत की जल धारण क्षमता का विकास होगा। इस प्रकार से आप गहरी जुताई करके बहुत सारे फ़ायदों का आनंद ले सकते हैं। अगले पत्र को शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में और ये हमें भेजा है मोरटक्का माफी ज़िला खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे पटेल परिवार के सभी सदस्यों ने, जिसमें शामिल है जगन्नाथ पटेल, अंतिम पटेल, ललित जी, शुभम और कनिका।
ये कहते हैं कि पपीते के जो पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं और जो फल फूल आ रहे हैं वो भी धीरे धीरे मुरझा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, इसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं। पटेल जी, आपके सवाल का जवाब भी ज़रूर आप तक पहुंचेगा। उम्मीद है इस जानकारी से आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। और आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं एक बार फिर से हमारे कृषि वैज्ञानिक। श्रीमान जगन्नाथ पटेल जी, हम आपको यहाँ ये बताना चाहेंगे कि जो आपने पपीता लगाया है उसमें पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो आपकी या तो ज़मीन में उर्वरा शक्ति की कमी है, या उसमें कहीं दीमक या जो एक कीड़ा होता है वाइट गर्ब है या मैगट आदि हैं, उनका प्रकोप आपकी जड़ में हो सकता है, जिसके कारण आपके पौधे की बढ़वार कम हो रही है और पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं। जहाँ तक बात है फूल और फलों के गिरने की या उनके अल्प विकसित होने की, ये बात सीधे सीधे संबंध रखती है आपके परागण से। जब आपने अकेला पौधा उगाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में परागण की कठिनाई पौधे को होती है और उसमें नर और मादा फूल आने के साथ साथ भी परागण नहीं हो पाता, या तो उसमें परागण वाहक की कमी है। आप उसमें शाम के समय या सुबह के समय धूमन कर सकते हैं, जिससे उसमें जो है परागण करने वाले कीड़ों को आप आकर्षित कर सकें और परागण उसमें किया जा सके। या आपने जो किस्म इस्तेमाल की है उसका जो पौधा है वो ऐसा पौधा है जिसमें हर्माफोरोडाइट बोलते हैं, द्विलिंगी बोलते हैं, जिसमें नर और मादा फूल एक ही पौधे में है। ऐसी स्थिति में फलों का विकास, फल तो बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन उनका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें परागण की कमी के कारण और ये जाति विशेष के लक्षण के कारण इस प्रकार की कठिनाइयाँ अक्सर पपीते में देखने में मिलती है। अगर आप पपीते से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो आप सुधरी किस्मों का इस्तेमाल करें, या जो किस्में हैं जिनमें गायनोडाइसियस का जो पद्धति है उसमें होती है, जिसमें कि एक पौधे के ऊपर पूरे मादा फूल आते हैं और एक पौधे के ऊपर आपके जो हैं नर और मादा दोनों फूल आते हैं। या कुछ ऐसी किस्में भी हैं जैसे पूसा ड्वार्फ है, पूसा नन्ना है, जिसमें नर और मादा अलग अलग पौधों पर आते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपके पपीते के पौधे में या पपीते के खेत में परागण की सुचारू व्यवस्था नहीं होगी तो इस प्रकार की कठिनाइयाँ हमेशा आपके खेत में बनी रहेंगी। इसलिए परागण की स्थिति को आपको सुधारना है और इसके लिए आपको परागण करने वाले कीड़े, मधुमक्खी या दूसरे कीड़ों को आपको आकर्षित करने की आवश्यकता है, ताकि आपके पपीते के बागान में अच्छे फलन का विकास हो सके। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं आपकी चिट्ठी आपका मेल, और हम आपके ढेर सारे पत्रों को शामिल कर रहे हैं। और ये अगला पत्र है हरीश बिष्ट का, ग्राम सिरकोट, ज़िला बागेश्वर, उत्तराखंड से हमें लिखते हैं, यानी कि पहाड़ों से भी हम तक पत्र पहुंचते हैं। और कहते हैं कि मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि मल्चिंग क्या होती है और इसमें कौन कौन सी सब्जियां उगाई जाती हैं, और इन सब्जियों को उगाने की विधि क्या है, और इसको प्राप्त करने के स्रोत क्या हैं, कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और सब्जियों की बात है तो कितनी प्रतिशत तक सब्जियां इसमें उगाई जाती हैं, और इस विषय पर ट्रेनिंग कहाँ से मिलती है। तो भाई हरीश जी, आपके सवाल का जवाब भी आपको ज़रूर मिलेगा, और इसके लिए हमें जानकारी लेनी होगी हमारे कृषि विशेषज्ञ से। आइए जानते हैं इस जानकारी के बारे में। हरीश जी, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि मल्चिंग जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है, वो आप अपने खेतों में, बागवानी फसलों में आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। मल्चिंग का मतलब है एक पतली परत आप या तो पुराने फसलों के अवशेष से या प्लास्टिक की जो सीटें हैं उनसे आप अगर अपनी मृदा के ऊपर फसल की बुआई के बाद में आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप इसका बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको हम मल्चिंग बोलते हैं। और मल्चिंग करने की जो क्रिया है ये हमारे किसान भाई बखूबी इसका इस्तेमाल करते हैं। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतम खेतों को आप देखेंगे जिनमें गन्ने की खेती होती है। किसान भाई गन्ने की जो पुरानी पत्ती है उसको अक्सर खेत में ही खुड़ों के बीच में डाल देते हैं। इससे जो है पानी की बचत होती है और वो बाद में ये जो पत्तियां हैं गल कर के, सड़ कर के एक कार्बनिक खाद का काम करती हैं। इसी प्रकार से धान की जो फसलों के अवशेष हैं जिसको पुआल बोलते हैं, या गेहूं का अवशेष है, या दलहनी फसलों के अवशेष हैं, इनको भी मल्च के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इनको जैविक मल्च बोलते हैं और ये खेत में गलने सड़ने के बाद उर्वरक का भी काम करती हैं।
लेकिन आप इसको कृत्रिम रूप से तैयार प्लास्टिक के रूप में भी मल्च के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की भी मल्च उपलब्ध हैं और आजकल तो विकास इतना हुआ है मल्चिंग मटेरियल में कि हमारे पास बाज़ारों में जो खेत में अगर हम मल्च का इस्तेमाल करते हैं उसको खेत में ही सड़ाया जा सकता है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की जो मल्च हैं वो भी उपलब्ध हैं और बिना बायोडिग्रेडेबल वाली प्लास्टिक की भी मल्च हैं। आप काले रंग की या सफ़ेद रंग की मल्च को उपयोगिता के आधार पर चयन करके अपनी बागवानी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पर्वतीय क्षेत्रों में हैं तो आप ड्रिप सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो बागवानी फसलों में विशेषकर जो हमारी टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, शिमला मिर्ची है, इनमें इसका बहुत ही लाभकारी प्रभाव देखने में मिलता है। इससे सिंचाई की जो मात्रा है उसमें कमी आती है, खरपतवारों की संख्या में कमी आती है और जब वातावरण का तापक्रम विशेषकर जो है जब मौसम परिवर्तन होता है सर्दी से गर्मी की तरफ, ऐसे स्थिति में अगर हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हुए फसलों की अगेती रोपाई करते हैं तो उससे जड़ों का विकास अच्छा होता है, क्योंकि मल्चिंग करने से ज़मीन का जो तापक्रम है उसमें वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार से आप मल्च का इस्तेमाल करते हुए अपनी सब्जी फसलों में या पुष्पीय फसलों में भी और अन्य बागवानी फसलों में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जहाँ तक बात आपने इसके उपलब्धता की है, आप अपने जो बागेश्वर ज़िला है उसके ज़िला उद्यान अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में अगर इस पे मल्चिंग मटेरियल को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई इस पे सरकार का प्रावधान है, राज्य सरकार का, तो आप निश्चित रूप से अपने ज़िला उद्यान अधिकारी के संपर्क में आकर के और उनसे योजनाबद्ध तरीके से आप इसका फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम आपकी चिट्ठी आपका मेल और पत्रों का सिलसिला जारी है और अगले पत्र को भी हम इस कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। भेजने वाले हमारे जो दर्शक हैं वो हैं श्री विवेकानंद पटेल, श्रीमती शांति पटेल। इन्होंने भेजा है ग्राम पोस्ट खरपाली, थाना सरिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। ये कहते हैं कि समस्त कृषि दर्शन दर्शकों एवं सभी दूरदर्शन परिवार को हमारा नमस्कार। और हम जानना चाहते हैं कि हमारे पास एक नारियल का पौधा है जिसकी उम्र इन्होंने बताई है कि लगभग 3 वर्ष है और उस पौधे की सही से देखभाल इस उम्र में किस प्रकार से की जाए, कृपया करके हमारे सवाल का जवाब दीजिए। चलिए, आपके सवाल का भी जवाब ज़रूर मिलेगा और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री पटेल एवं श्रीमती पटेल। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो आपका नारियल का 3 वर्षीय पौधा है, आप उसमें कितना खाद एवं उर्वरक और किस प्रकार से उसमें सिंचाई व्यवस्था कर सकते हैं। जहाँ तक बात है नारियल में खाद एवं उर्वरक की, आप जानते हैं कि नारियल एक बहुवर्षीय पौधा है और रोपाई के ये 4 से 5 साल में एक वयस्क पौधे का आकार ग्रहण कर लेता है। इसमें जो है 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति वर्ष प्रति पौधा देने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त जो एक वयस्क पौधा है उसमें नत्रजन की जो मात्रा है वो 500 ग्राम नत्रजन प्रति पौधा, 320 ग्राम फास्फोरस प्रति पौधा और पोटास 1.200 ग्राम मात्रा जो है पोटेशियम की इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। अब बात ये आती है कि किसान भाई इस मात्रा को किस प्रकार से उपयोग में लाएं। जैसा कि आपने कहा अपने पत्र में कि 3 वर्षीय पौधा है, 3 वर्षीय पौधे में आपको वर्ष में 2 बार उर्वरकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। पहली बार आप मानसून से पहले यानी कि आप मई जून के महीने में अपने नारियल के पौधे में उर्वरकों की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरी जो मात्रा है वो मानसून के समाप्त होने के बाद यानी कि सितंबर और अक्टूबर महीने में आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसके लिए अगर आप मई जून में जो नत्रजन का इस्तेमाल करना है उसमें मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी 110 ग्राम नत्रजन प्रति पौधा, फास्फोरस की मात्रा रहेगी 80 ग्राम और पोटास की मात्रा रहेगी 270 ग्राम प्रति पौधा। ये जो मात्रा है आप अगर मानसून के बाद में इस मात्रा को दुगना करके पौधे में लगाना है, यानी कि नत्रजन की 220 ग्राम मात्रा, फास्फोरस की 160 ग्राम मात्रा और पोटास की 540 ग्राम मात्रा प्रति पौधा देने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर आप 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद और ये जो उर्वरक की मात्रा हमने बताई है साल में 2 बार, एक बार मई और जून में, दूसरी जो मात्रा है मौसम
मानसून के समाप्ति के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर में आप लगाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने पौधे का अच्छी बढ़वार ले सकते हैं और उसमें अच्छे फसल की आपको मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन ये उर्वरक लगाना कैसे है, इसमें जो है आपको उसका थाला बनाना है और लगभग थाला जो है 1.8 मीटर आकार का आपको चारों तरफ से एक थाला बनाना है। थोड़ा उसमें से मिट्टी आप निकाल लें। निकालने के बाद उसमें आप उर्वरकों का इस्तेमाल करने से पहले हल्की सिंचाई कर दें, पानी लगा दें और उसके बाद जब वो पौधे के आसपास में गुड़ाई के लिए तैयार हो जाए तब इन उर्वरकों की मात्रा को आप मिला करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। यानी कि जब उर्वरकों का आपको इस्तेमाल करना है उस समय आपके पौधे के जड़ क्षेत्र में नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होना ज़रूरी है। इस प्रकार से आप अपने पौधे को अगर उर्वरक और जहाँ तक बात है सिंचाई की, अगर गर्मी के मौसम में आप उसकी निरंतर सिंचाई करते हैं उसके लिए आप एक थाला विधि को अपना लें, उसके थाला बना दें और उसमें पानी देते रहें और पौधे को मुरझान की स्थिति ना आने दें। इस प्रकार आप सिंचाई व्यवस्था को रख के अपने पौधे में अच्छी बढ़वार एवं अच्छा फलन आप उससे ले सकते हैं। इसी तरह हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए, आपसे पुनः मुलाकात करेंगे इसी कार्यक्रम में इसी वक्त। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।